चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 6 का यूनिट 1। चैप्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इसके यूनिट 1 का नाम है बेटा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। प्रोबेबली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल्स ज़्यादा पूछे गए हैं, बट मैंने प्रैक्टिकल्स के लिए ऑलरेडी आपकी क्लास ले ली है और वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप अगर अपना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उस 1-1.5 घंटे की वीडियो में मैंने पूरी अच्छे से उसको समझाया है, आप एक बार जाके उसको जरूर देख ले। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी इन ब्रीफ में इसी वीडियो में हो जाए तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रैक्टिकल्स के एस्पेक्ट को रखते हुए सारी थ्योरी कवर करा दूं। ठीक, चलो शुरू करते हैं बेटा। जय श्री राम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेटा, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या कहती है देखते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग डेवलप्ड बाय साइमन कुडनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन, दोनों का नाम याद रखना, इज द मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम that track the entire life cycle of goods and services from production to final disposal। अब इतनी अच्छी डेफिनेशन शायद ही आपने अपने 12th क्लास में पढ़ी होगी और ना आपको इनके नाम पता थे। अभी दोनों चीजें पता चली। इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें थ्योरी वाले सेंस में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग किसने शुरू करी थी, किसने डेवलप की थी? साइमन कुडनेट्स और रिचर्ड स्टोन ने, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। अगला, this system define key concepts and construct measure to correspond with these concept। अब नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स को ये बहुत अच्छे से क्रैक कर रहा है। अगला, नेशनल अकाउंट इलिस्ट्रेट द इंटर रिलेशनशिप, अच्छा जी, बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इकोनॉमिक फंक्शनिंग। अब इन्होंने बोला कि ये जो नेशनल अकाउंट है ये इंटर रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, लेकिन किसके बीच में? वेरियस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इकोनॉमिक के फ्लक्चुएशंस में। डन, चलो दोनों चीजें हो गई, अब आगे जाने दो। दे कैटर टू द नीड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड डिसीजन मेकर। डन सर, दोबारा। दे कैटर टू द नीड ऑफ, अब इन्होंने बोला नेशनल इनकम अकाउंटिंग किस किस को हेल्प कर रहा है? गवर्नमेंट को, प्राइवेट एनालिस्ट को, पॉलिसी मेकर को और डिसीजन मेकर को। डन सर, बहुत बढ़िया। आगे, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO याद रखना, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSP&I ओवरसी द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। अब ये MCQ में पूछ सकते हैं, एक बार इसको रिवाइज करना वीडियो को पॉज करके। आगे, एट द स्टेट लेवल, State Directorate of Economics and Statistics DES are responsible for compiling state domestic product and other economic aggregate। डन सर, अब आप इसको भी याद करें। जल्दी से वीडियो पॉज करके मुझे जाने दे आगे बेटा। आगे, यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टीमेट। सवाल है क्या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके कोई फायदा है? तो सुनते हैं फायदे। कहते नेशनल इनकम अकाउंट आर असेंशियल aggregate statistics in macroeconomic analysis, particularly valuable for emerging and transition economies। ओके, एक बात देख लो। कहते हैं जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ना, असेंशियल है। मैंने बोला किस लिए? बोला एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक की एनालिसिस में। पर्टिकुलरली वैल्यूबल है इमर्जिंग एंड ट्रांजिशन इकोनॉमीज के लिए। अब आप कैसे समझोगे कि आपकी इकोनॉमी ट्रांजिट हो रही है, बदल रही है, या नई नई चीजें इनोवेट कर रही है? इसके लिए इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग जरूरी है। आगे, दे हेल्प बिजनेस फॉरकास्ट फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट बाय शोइंग द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। ठीक बात है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपको फॉरकास्ट में हेल्प करता है। अगला, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन डेटा, मतलब ये बताता है ना कि किस सेक्टर से कितना पैसा आया। ये सर्विस सेक्टर से आ रहा है, मैन्युफैक्चर सेक्टर से आ रहा है, या फिर प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। ये सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देता है। उसका क्या फायदा? बोला इन्फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इनहांस ग्रोथ रेट इन द स्पेसिफिक सेक्टर। अब जिस सेक्टर से ज्यादा पैसा आएगा हम कोशिश करेंगे ना कि उसको और इनहांस करें या उसको उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक पहुंचाए, तो गवर्नमेंट इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। आगे, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स provide a basis for macroeconomic modeling, policy assessment and
इवैल्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सिंपल सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है. These estimate reveal income distribution and inequality, aiding in comparison of structural statistics such as investment to growth ratio, tax proceed and fiscal deficit. मैं एक बार ना इसको दोबारा समझा देता हूं. देखो, हम जो ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं ना, ये रिवील करता है इनकम किस किस को मिला और कितनी इनइक्वालिटी आई है. वो कंपैरिजन करवाता है और इन्वेस्टमेंट टू ग्रोथ के रेशो को चेक करता है कि कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और उससे कितना ग्रोथ हुआ. ये टैक्स प्रोसीड को भी कैलकुलेट करके बताता है और ये भी बताता है कि सरकारों को अभी भी कहाँ कितना फिजिकल डेफिसिट है और किस सेक्टर से है. बहुत बढ़िया. इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड हेल्प डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर लोन्स एंड फंडिंग कंडीशन. ठीक बात है, ये ना आपको आपके स्टेट में पर्टिकुलर एरिया में ये भी कैलकुलेट करके बता देता है कि इस एरिया में रहने वाले लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना है. उस हिसाब से बैंक अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश करता है कि अगर वहां के लोगों का कैपिटल पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो हम वहां के लोगों को फंडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसका मतलब बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती है. आप देखो, आपके अगर एरिया में आसपास में अगर इस तरीके की इंस्टीट्यूशन है, मतलब आपकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है. When combined with the financial and monetary data, अब जब इस स्टैटिस्टिक्स को मैंने कंबाइन कर दिया फाइनेंशियल और मॉनेटरी डेटा के साथ, नेशनल इनकम फिगर गाइड पॉलिसी मेकिंग फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. तो बोला कि अब इस नेशनल इनकम एस्टिमेट्स को हमने अगर फाइनेंशियल मॉनेटरी डेटा के साथ किया तो सरकारों को मदद मिलेगी पॉलिसी बनाने में और इन्फ्लेशन को भी चेक करने में. चलो सर, ये भी खत्म हुआ. अब जरा सिंपल सा है अगला कंसेप्ट, का नाम है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के कितने कंसेप्ट हैं वो देख लेते हैं. सर, पहले कंसेप्ट का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये एक फंडामेंटल मेजर है कैलकुलेट करने का कि इकोनॉमी ने कितनी आउटपुट जनरेट की है. शायद आप लोग को अभी तक भी ये बात ना पता हो, लेकिन अब मैं बता दूं दोबारा से कि जीडीपी जो है ना, जीडीपी वो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट तो करती है, लेकिन वो ग्रोथ को कैलकुलेट करती है, वो आउटपुट को कैलकुलेट करती है कि इस साल कितनी प्रोडक्शन हुई है बेटा. देन अगला, द प्रोडक्शन साइड ऑफ इकोनॉमी कन्वर्ट इनपुट लाइक लेबर और कैपिटल इनटू जीडीपी. क्योंकि जीडीपी का मतलब ही तो आउटपुट था ना बेटा. डन सर, इसका मतलब ये भी मुझे बात समझ में आई. ये जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ये हमारे यहाँ के कैपिटल और लेबर दोनों को मिला के जो कि इनपुट कहलाते हैं, इससे आउटपुट जनरेट करती है. लेबर एंड कैपिटल आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमें तो इनके अलावा भी दो लोग और पता है, लेबर, कैपिटल और बोलो, नहीं बोलोगे, छोड़ो फिर. पेमेंट मेड टू दीज फैक्टर्स सच एज वेजेस, इंटरेस्ट पेमेंट आर रेफर्ड एज अ फैक्टर पेमेंट. आपको पता है. अब यहाँ पे बोला नॉमिनल जीडीपी, जिसका नाम है जीडीपी एमपी. अभी हम देखेंगे क्या, इसको यहाँ पे होल्ड करा के आगे चलते हैं. अब आगे चलते हैं सर, हम अपने मेन पार्ट में आए जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है. मैं उसको थ्योरी के सेंस में चाहता हूँ कि आपका एमसीक्यू सही हो. देखते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड. दोबारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? एक वैल्यू है किसका? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है इन अ कंट्री विद अ स्पेसिफिक पीरियड. अब मैं आपके लिए एक छोटा सा काम करता हूं. देखो, अभी मेरे साथ देखो, ये ना मेरे ही यहाँ के 12th क्लास के जो मेरा नोट है 12th क्लास का, कहाँ गया? एक मिनट होल्ड करना यार, पता नहीं कहाँ चला गया. अभी देखना, ये ना मेरी ही मतलब हमारे यहाँ पे 12th क्लास की बुक है, उसमें से मैं कुछ याद करा देता हूँ. अब देखो, सबसे पहले होता है कि जीडीपी एमपी क्या होता है. मैं आपको एक डेफिनेशन याद कराऊंगा, बाकी सब आपको याद होगी. बस मुझे ना ध्यान से सुनना. लो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मुझे बस ध्यान से सुनना बेटा. मैं सारी डेफिनेशन याद करूंगा. टोटल कितनी कॉम्बिनेशन हो सकती है? बट टोटल ना 8 कॉम्बिनेशन हो सकती है. जीडीपी, जीडीपी एमपी, एफसी, जीएनपी. ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ याद करोगे, देखो एक डेफिनेशन याद करोगे सारी याद हो जाएगी. देखते हैं. देखिए जीडीपी एमपी क्या होता है. देखिए, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. अब अंडरलाइन क्या करना? देखो, सबसे पहले सर यहाँ पे आया है जी, मैंने यहाँ पे लिखा ग्रॉस. यहाँ पे आया था जी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ग्रॉस. फिर नीचे यहाँ पे आया था एमपी. एमपी बोले तो मार्केट प्राइस होता है, हम उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू. डन सर. तो मुझे यहाँ पे जी और एम की वजह से दो चीजें मिल गई. जी स्टैंड फॉर ग्रॉस और एमपी यहाँ पे मार्केट प्राइस. बाकी सब कुछ सेम है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को हाईलाइट हटा देता हूँ और वही चीज मार्क करता हूँ जो जरूरी है. सबसे पहले यहाँ पे आया था जी, मैंने बोला ग्रॉस. फिर आया था एमपी, मैंने बोला मार्केट वैल्यू. आगे चलते हैं.
ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे रुक जाएंगे, अब यहाँ पे रुक जाएंगे बेटा। अब यहाँ पे रुकना क्यों है, उसके बाद बोला यहाँ पे देखो आ रहा है डी, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बाकी सब सेम, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब जितना अंडरलाइन किया बस इतना सा याद करना। अब मैं आपको अगली डेफिनेशन दिखाता हूँ। जैसे देखो अब आए जीडीपी एफसी, तो जी तो सर ग्रॉस है और एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट होता है, उस फैक्टर कॉस्ट को रिप्लेस करना है आपको मनी वैल्यू से, मनी वैल्यू, बाकी सब सेम। देखो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे क्योंकि डी आ रहा था, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। डन। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सर अगर एनएनपी होता तो क्या होता। देखो अब यहाँ पे आया एन, तो जहां पे भी एन आएगा एन की जगह हम लोग कर देंगे नेट। अब आपको एमपी और एफसी पता है, अगर एमपी होगा तो मार्केट प्राइस होता है, हम उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन अगर एफसी होगा तो क्या बोलेंगे सर, एफसी की जगह पे हमें बोलना है मनी वैल्यू, एफसी की जगह हमें क्या बोलना है, मनी वैल्यू। डन। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में आया है डी, अगर उसकी जगह एन आता तो हम एन को क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अभी काम खत्म, अब मैं एक बार आके आपको लिखवा और देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे देखो मान लिया हम कोई डेफिनेशन उठाते हैं इसकी जीडीपी एमपी की, तो जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रॉस। अब यहाँ पे आ रहा है एमपी, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, बाकी सब सेम, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है सर, एमपी, एमपी का नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है डी, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, तो हम क्या भी लिखेंगे, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। खत्म हो गया। अब जैसे अगला उठा लेते हैं सर, अगला 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 हम उठा लेते हैं ये एनएनपीएफसी, तो एन स्टैंड फॉर नेट और एफसी स्टैंड फॉर नेट मनी वैल्यू, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे आ रहा है एन बाय नॉर्मल रेजिडेंट, बाय नॉर्मल रेजिडेंट डूइंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बोलो डन, याद हो जाएगा। चलो सर अब आगे चलते हैं जल्दी से, अब आगे चलते हैं सर जल्दी से। अब आओ सर, अब आपको ये समझ में आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है आपके जैसे नीचे ना एमपी लिखा है ना एफसी लिखा है, तो हमेशा क्या मानना, हमेशा एफसी मान के करना होता है। ठीक, आओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 1 ईयर। डन। आगे, इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब हाउस या मोबाइल, एंड सर्विसेज टेलीकॉम हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल वैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइस। अब मैंने आपको क्या बोला कि सर अगर जीडीपी दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, एफसी, हम जीडीपी को क्या मानेंगे, एफसी। लेकिन क्योंकि हम लोग जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, अब दो बातें देखना, अगर कोई आपसे पूछे कि नेशनल इनकम बताओ तो हम नेशनल इनकम बताएंगे एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर आपसे कोई डोमेस्टिक इनकम पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एनडीपी एफसी, हमेशा एफसी पे होगा। लेकिन क्योंकि ये बोल रहा है सिर्फ जीडीपी, सिर्फ जीडीपी, तो जनरली मार्केट में कोई भी चीज बिकती है ना मार्केट में, तो उसके साथ टैक्सेस भी होता है, बिना टैक्सेस के कुछ बिक नहीं सकता। तो इसका मतलब जब भी कैलकुलेशन होगी वो एफसी पे होगी, लेकिन जब जनरल सेंस में बोला जाएगा सर ये गुड्स कितने का, 100 रुपए का, 100 रुपए में टैक्सेस इंक्लूडेड है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने मार्केट प्राइस भी बोला। ठीक, और आपको भी ये ध्यान रखना है। तो अब जो भी डेटा होगा सब में मार्केट प्राइस होगा, मतलब टैक्सेस इंक्लूड होंगे। देखो, नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस for quarter 2022-23 is estimated 69.95 lakh crore compared to 51.27 lakh crore in quarter 21-22। तो इसका मतलब क्वार्टर 1 के 22-23 21-22 में जितना था, हमारे क्वार्टर पहले में 22-23 में उससे कई गुना बढ़ गया। अब ये कितना परसेंटेज बढ़ा, तो लिखा है दिस रिप्रेजेंट अ ग्रोथ इन 26.7 in quarter 22-23 down from 32
0.4 इन क्वार्टर 21-24। अब बोला कि इसको अगर इससे कंपेयर करें तो इतना गिरा, इसको अगर इससे कंपेयर करते तो इतना बढ़ा। चलो अब आगे चले। अब दो बातें सर, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली उस वाले वीडियो में कराया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको उसका ब्रीफ बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना कि रियल जीडीपी किसको बोलते हैं। रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन बाय यूजिंग कांस्टेंट प्राइस टू मेजर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स ओवर टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे दो वर्ड बोला, रियल जीडीपी एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन को कांस्टेंट प्राइस से। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस ड्यू टू टू फैक्टर, राइजिंग प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग प्राइस। अब दो बातें सुन लेते ध्यान से। बोला रियल जीडीपी और फिर कहता है नॉमिनल जीडीपी। देखो जो रियल जीडीपी होता है ना, रियल जीडीपी वो प्रोडक्शन लेता है क्वांटिटी किस साल की, इस साल की। तो मैंने यहाँ पे ना लिया कि ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर क्वांटिटी करंट ईयर की। और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए वो क्वांटिटी कब की लेता है, करंट ईयर की। लेकिन जो रियल जीडीपी होता है ना, मल्टीप्लाई करता है प्राइस को कौन सी ईयर में, बेस प्राइस। लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी कौन सा प्राइस लेता है, करंट ईयर का प्राइस। अच्छा, अब सवाल उठता है सर आप अगर करंट ईयर का प्राइस लोगे तो ऑब्वियसली सी बात है करंट ईयर का प्राइस पिछले साल के प्राइसेस से ज्यादा होता है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा तो आता ही है। तो इसका मतलब अब जो आपका नॉमिनल जीडीपी आएगा वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने दो चीजों का इंपैक्ट लिया। पहला सर किसका इंपैक्ट लिया, इंक्रीजिंग प्राइस का, और दूसरा राइजिंग प्रोडक्शन का। लेकिन जब आप लोग रियल जीडीपी निकाल लेते हैं सर, रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी ने क्या किया, रियल जीडीपी ने इस साल का एक्चुअल क्वांटिटी तो लिया, लेकिन प्राइस कौन से साल का लिया, वो बेस ईयर जो आपने बनाया हुआ है कि 2017 2018 के प्राइसेस को हम लोग सबसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो इससे क्या दिखेगा कि आपके देश में एक्चुअली प्रोडक्शन हो कितना रहा है, क्योंकि इसने इंपैक्ट सिर्फ क्वांटिटी का लिया है। डन, चलो सर, इसलिए इसको बोला गया रियल जीडीपी। आगे चलने दो। To accurately measure the production changes, real GDP is calculated by using quantities of a good valued at constant price. तो ये जो मैंने आपको प्राइस बोला ना, बेस प्राइस, इसको ये लोग कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये डेटा है, मेरे हिसाब से डेटा याद नहीं करे तो ही ज्यादा अच्छा है। अब आगे देखते हैं जीडीपी का डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहता है, कहता है जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर टू of inflation and is calculated as a ratio of nominal GDP to real GDP for the given year। अब इन्होंने बोला कि जो GDP डिफ्लेटर है ना, सिर्फ और सिर्फ वो किसको कैलकुलेट करने के लिए होता है, सर वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, अपने आप आपका ना सेंस बनता चला जाएगा। ठीक, अब ये इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करता है, तो इन्होंने बोला कि सर कैसे निकाले, तो इन्होंने बोला कि आप ना अपने नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दो रियल जीडीपी से। देखो जी, जीडीपी डिफ्लेटर, आप अपने नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दो रियल जीडीपी से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। देखो होगा क्या, नॉमिनल जीडीपी ऊपर है, रियल जीडीपी नीचे है, होगा क्या, क्वांटिटी से क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या बचेगा, ऊपर करंट ईयर का प्राइस और नीचे बेस ईयर का प्राइस। ये दिखाता है इन्फ्लेशन को कि आखिर करंट ईयर के प्राइस से जो आपका क्या नाम है, करंट ईयर का प्राइस। देखो ना सर, मैं आपको एक बार वैसे बना के दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। नॉमिनल जीडीपी क्या था, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला हमने क्या बोला था सर, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है, अरे ये लेता है ना क्वांटिटी करंट ईयर की, मल्टीप्लाई करता है प्राइस को करंट ईयर से, फिर आप इसको डिवाइड करते हो किससे, क्वांटिटी करंट ईयर की, मल्टीप्लाई इसको किससे कराते हो, प्राइस बेस, प्राइस जो लेते हैं हम बेस ईयर का लेते हैं। तो ये क्वांटिटी से क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी, फिर बचेगा क्या, मल्टीप्लाई 100। तो ये बेस प्राइस मान लेते हैं, बेस प्राइस कितना होगा कैलकुलेट करने के लिए, अभी का जो, जब हमने बेस प्राइस लिया तब 100 होता था, इंडेक्सेस हमेशा 100 में लेते हैं, और अभी के जो पैसे चले सर वो 115 हो गए हैं, तो मल्टीप्लाई 100। तो क्या दिखाएगा कि सर आपका 15% बढ़ गया, क्योंकि मतलब 15% अब आपका क्या नाम है, महंगाई या इन्फ्लेशन इससे से बढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बस इतनी सी बात बताता है बेटा। ठीक, वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने फॉर्मूला आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया। अब मुझे आगे जाने दो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो मैं आपको डेफिनेशन ना करा चुका, बस आप सेंस बनाते रहना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजर द मार्केट वैल्यू, देखो आया ना, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री एज परमानेंट रेजिडेंट। अब क्योंकि यहाँ पे एन आया, एन मतलब रेजिडेंट, रेजिडेंट ना, तो बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन अ ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक बात है। अब आप मुझसे पूछोगे सर जब आप ना जीडीपी निकालते हो, जीडीपी, और जब आप निकालते हो जीएनपी, दोनों में फर्क क्या है बेटा, बस इतना सा फर्क है, जो डी है ना, डी ये डोमेस्टिक, ये कहता है कि इंडिया में जितने लोगों ने पैसा कमाया हम उसको लेंगे। एन का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, अब ये आपके यहाँ का आदमी जहां जहां जाके पैसा कमाएगा, चाहे इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके पैसा कमाए, उसके सारी इनकम को जोड़ा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ना वो वाली इनकम आ जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ पे क्या था, जहां जहां इंडिया है वहां से कितने पैसे कमाए। ठीक, चलो सर आगे चलने दो, अभी सारी बातें वही बता रहा है बेटा। अगला, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं आपको डेफिनेशन करा चुका हूँ, आप परेशान नहीं होगे बेटा, अब आप परेशान नहीं होगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब आपको सब आता है, सब का सब। ठीक, मैं आपको एक बार ब्रीफ में सारी चीजें समझा देता हूँ। ठीक,
ये सारी चीजें यहीं तक है। तो मैं एक बार आके आपको ये सारी चीजें एक बार समझा देता हूँ। जैसे देखो कि GDP-MP, अच्छा मैं वीडियो पॉज करके सारी बातें लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फिर आप एक बार में देख लेना मेरे साथ। चलो अभी ना आप मेरे साथ उन सब चीज़ों को समझने के लिए बस ये जो जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बस आप वो समझ लेना। सबसे पहली चीज़, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट आता है। डन, आप बस इतना से याद रखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। मार्केट प्राइस माइनस NIT इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात, डोमेस्टिक इनकम में जब आप ऐड कर देते हो NFIA की फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने वर्ड यूज किया नेट फैक्टर इनकम, वो आ जाएगा नेशनल इनकम। अब आई होप ये तीन बातें याद हो गई, नहीं याद हुई तो वीडियो पॉज करो, लर्न करो। अब देखो अगली बात, सर आपने निकाला था NIT का मतलब क्या होता है? सर NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा? जब आप अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो सब्सिडीज को जो गवर्नमेंट देती है। डन, ये हो गया। अब अगली चीज, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो ऊपर यूज हुआ था वो कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डन, बोलो बात समझ में आएगी क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अब इसका देखते हैं सर प्रैक्टिकल सिनेरियो कैसे निकलता है। ये 5 बातें दिमाग में रखो। अब देखो, मान लिया आपको दिया हुआ है इन्होंने GDP-MP। अब मैं GDP-MP में से अगर माइनस करूंगा NIT तो बताओ क्या आएगा? सर ये आ जाएगा GDP-FC। अब आप बोलोगे ये कैसे काम कर रहा है? ये ऐसे काम कर रहा है। देखो इसका जो MP है ना, MP, इसका MP क्या? मार्केट प्राइस। देखो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में से जब NIT माइनस होता है तो क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे वही हुआ, मार्केट प्राइस में से NIT माइनस हुआ तो आया फैक्टर कॉस्ट। तो चेंज देखो कहाँ कहाँ आया। डन, अगला एग्जांपल बनाता हूँ, NDPFC में मैं ऐड करा रहा हूँ NFIA, तो क्या आएगा? दिमाग लगाओ और बताओ। सर ये आएगा NNPFC। अब आप कहोगे मैंने कैसे बता दिया? देखो मैंने ऐसे बता दिया, सर मुझे ना यहाँ पे दिखा था D, मुझे यहाँ दिखा D मतलब डोमेस्टिक इनकम, मैं ऐड कर दिया NFIA तो डोमेस्टिक इनकम बदल के किस में आ गया? नेशनल इनकम में। बोलो बात समझ में आई? एक एग्जांपल और करा देता हूँ। देखो GDP-FC में मैं माइनस कर रहा हूँ डिप्रिसिएशन, ओके, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ NFIA और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ NIT। तो देखते हैं इससे क्या क्या बदलाव आता है। मेरा आंसर हो जाता है NNP-MP। अब बताता हूँ कैसे। देखो सर यहाँ पे है G में से माइनस होता है डेप्रिसिएशन और ये क्या बना देता है? नेट। फिर अगला सर यहाँ पे आ रहा है D में ऐड होता है NFIA बना देता है नेशनल। सर उसके बाद है यहाँ पे FC फैक्टर कॉस्ट में ऐड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और वो बना देता है MP। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई तो मैंने ये पूरा का पूरा आपका सब कवर करा दिया। अब इतना सा कवर करने के बाद, इतना सारा कवर करने के बाद आप आ जाओ पर कैपिटा इनकम पे। पर कैपिटा इनकम क्या है? देखो GDP पर कैपिटा मेजर्स इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन बाय डिवाइडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन बाय टोटल पॉपुलेशन। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपके यहाँ पे रहने वाले सारे लोगों को मिला ले तो बन गई आपके यहाँ के लोगों की पॉपुलेशन, और उन सब लोगों ने मिलकर जितना प्रोड्यूस किया एक पूरे साल में, अगर मैं उस प्रोडक्शन को वहां पे रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूंगा तो निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब मान लेते हैं कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे अंबानी साहब भी रहते हैं और आप भी रहते हो, तो अंबानी का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होगा, आपका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, तो वो जब डिवाइड करेगा तो दोनों लोगों में इक्वल बढ़ जाएगा। इसीलिए देखा गया है कई जगह ऐसा होता है कि पर कैपिटा इनकम तो वहां पे बहुत ज्यादा है पर वहां पे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर या फिर बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब उनके बीच की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। डन, आगे देख लेते हैं सर। इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है लेकिन पूरा सच नहीं है बेटा। अब देखो पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक बात है, नेशनल इनकम बस ये बताती है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने कितना कितना पैसा कमाया। वाइल पर्सनल इनकम इज
the income received by household sector and non-profit institution serving household. अब आपको बस दो बातें याद रखनी कि जो पर्सनल इनकम होती है वो सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो कि हाउस होल्ड को सर्व करती है उनकी इनकम बताती है. बोलो सर याद रहेगा? हाँ जी सर याद रहेगा. पर्सनल इनकम इंक्लूड एक्चुअल इनकम, receipts from all sources including transfer payment such as social security benefit, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, वेलफेयर पेमेंट. लेकिन ये सारी इनकम हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, तो इसका मतलब पर्सनल इनकम इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम. इट एक्सक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, मतलब डिविडेंड के अलावा जो पैसा बच जाता है रिटेन्ड अर्निंग में हम लोग रखते हैं उसको नहीं इंक्लूड करता. इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी. डन. आगे चलते हैं थोड़ा सा. पर्सनल इनकम इज कैलकुलेटेड. अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. देखो बेटा, पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना, आप अपने नेशनल इनकम में से ये सारी चीजें माइनस कर दो. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट टैक्सेस. लेकिन क्योंकि नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम एडेड नहीं होती, आप इसमें ऐड कर दो ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड. बोलो आसान है? सर बड़ा आसान है. मुझे क्या करना है, बस नेशनल इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा देना क्योंकि रिटेन अर्निंग उसमें होता है, और नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड ये हटा देना है, और अगला कॉर्पोरेट टैक्स हटा देंगे और ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा मेरी पर्सनल इनकम. अब थोड़ा सा और आगे चलने दो बेटा. पर्सनल इनकम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम बट इज नॉट द सम इट ड्यू टू द इंक्लूजन ट्रांसफर पेमेंट एंड अदर फैक्टर. जो बात मैंने ऊपर बताई वही बात इसने नीचे बता दी. अब देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये बात आपको पता होगी. जो आपकी पर्सनल इनकम थी उसी में से अगर आप टैक्सेस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा सिंपल. लेकिन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. सर देखो लिखा है डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलती है. कहता है आप अपने पर्सनल इनकम में से माइनस कर दो एक तो पर्सनल इनकम टैक्सेस और नॉन टैक्स पेमेंट्स. नॉन टैक्स पेमेंट और पर्सनल इनकम इन दोनों को माइनस कर दो. मतलब कुछ ऐसी पेमेंट होती है जिसमें टैक्सेस नहीं है लेकिन मैंडेटरी पेमेंट है तो वो करना है, और दूसरा टैक्सेस माइनस कर दो तो आ जाएगी आपकी डिस्पोजेबल इनकम. एक बार देख लेते हैं फॉर डेफिनेशन से. DI measures the amount of money available for consumption या saving by individual after subtraction of the personal income taxes and other compulsory payment. other compulsory payment आपको समझ में आ गया, कुछ ऐसे टैक्सेस जो गवर्नमेंट कहती है कि आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा. डन. आगे चलते हैं सर. नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अब कैसे निकलेगा. अभी तो हमने ऊपर निकाला डिस्पोजेबल इनकम, बोला नेट डिस्पोजेबल इनकम, तो बोला कि आप अपने नेट नेशनल इनकम में ऐड कर दो करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड. अच्छा एक मिनट, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एक तरीका ये भी है निकालने का कि आप अपने नेट नेशनल इनकम में ऐड कर दो नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट सोशल कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड. देखो फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं. अच्छा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, सर आप अपने नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ऐड कर दो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल. अच्छा इसको निकालने का दूसरा तरीका, आप अपने ग्रॉस नेशनल इनकम में ऐड कर दो अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड. तो देखो तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है सर. अब बाकी यहाँ पे भी उसी तरीके से है. एक फॉर्मूला बस और देख लो, इसका नाम है इनकम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. कैसे निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन गवर्नमेंट एंड सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस. फॉर्मूला याद कर लेना, एलैबोरेट नहीं कर रहा. प्राइवेट इनकम में आपको ऊपर करा चुका, नहीं पर्सनल इनकम कराया था. देखो प्राइवेट इनकम बेटा, प्राइवेट इनकम मेजर्स द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री. प्राइवेट इनकम इज कैलकुलेटेड एज, आपकी प्राइवेट इनकम ऐसे निकलेगी, आप फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर में ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट. फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, पॉज करके याद करो. अब अगला देख लेते हैं सर, जल्दी 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 जल्दी. हमें तीनों मैथड देखने. मैं मैथड का प्रैक्टिकल आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में समझना है तो मुझे बहुत ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा. देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्क्राइब द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. डन. सर ये कैसे काम करता है, सर ये फेज में काम करता है, 1 2 और 3. सर पहला वाला प्रोडक्शन फेज होता है, फिर इसको हम लोग इनकम फेज बोलते हैं और इसको हम लोग एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं. डन. याद रखोगे. हाँ जी सर. सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन होने के बाद फैक्टर ऑफ जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं उनकी इनकम होती है, और फैक्टर प्रोडक्शन अपनी इनकम को जाके खर्च करते हैं तो हो गया एक्सपेंडिचर. तो ये पैसा घूम घूम के वापस वहीं पे पहुंच जाता है. चलो आगे देखते हैं. The three interlinked phase in circular flow of income are, पहला प्रोडक्शन फेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसको इनकम फेज भी बोलते हैं, और तीसरा डिस्पोजिशन फेज जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है सर, तीनों बातें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, आप आगे जाओ मेरे साथ. These phases operate simultaneously, reflecting national income from three perspectives. पहला
प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड, इनकम फ्लो और एक्सपेंडिचर फ्लो, ये तीन मेथड है। अपने को ये तीनों मेथड आगे चल के देखने हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। आओ सर एक एक करके तीनों को देखते हैं सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसकी कुछ बातें आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप गलती ना करो। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसका नाम है वैम। ये कैसे निकलता है सर? बड़ा सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा अभी बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन, आपको ये माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन। डन सर, डन। इतनी सी बात समझ में। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल और इंटरमीडिएट का मतलब होता है परचेज। लेकिन अगर आपने अपना सारा का सारा स्टॉक बेच दिया तब तो ये समझ में आता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक आपका बचा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, और माइनस कर दोगे आप इसमें परचेज। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक था तो आप यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स, अरे ऊपर ना माइनस है, माइनस माइनस माइनस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, माइनस का परचेजेस। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना। हाँ हाँ जी सर, बात समझ में। अच्छा, आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक। एक मिनट रुकना, अब आप आओ उसको मेरे साथ देखना बेटा। जैसे देखियो, हम लोग कह रहे हैं VAM, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकलता है? सिंपल है सर, आप ऐसे समझो। पहला फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आप एक एक करके समझते रहोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। नेशनल इनकम नहीं भी पढ़ा तब भी आ जाएगा बेटा। देखो इसके बाद आपको पता है ना, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग सेल बोलते हैं, माइनस कर दो इसमें से परचेज। लेकिन अगर मान लिया सारा माल बिक गया तो ये समझ में आता है। लेकिन अगर कुछ स्टॉक बच गया है तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाना है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बात है सर, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस का परचेज। लेकिन अगर आपके पास पहले से कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था तो आपको लिखना है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक माइनस का परचेज। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों को मैं मिला के भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मिला के? मैं ये बोल सकता हूँ प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस का परचेज। लेकिन अगर आपको यहीं पे नहीं रुकना, आपको थोड़ा सा आगे जाना है, तो आप मान लेते हैं, अगर आप मेरे से ये कहते हो सर इस पर ना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम था, मतलब क्लोजिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लिखते हो प्लस इंक्रीज इन स्टॉक माइनस का परचेज। लेकिन सर नहीं, इंक्रीज नहीं है सर, ओपनिंग ज़्यादा था क्लोजिंग कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस डिक्रीज इन स्टॉक माइनस का परचेजेस। डन सर, इतना समझ में आया? अच्छा एक और चीज़ देख लो सर, सेल का मतलब कंप्लीट सेल होता है। लेकिन अगर कहीं पे दिया हुआ ना डोमेस्टिक सेल, तो इसका मतलब इसमें एक्सपोर्ट का पार्ट नहीं है, आप इसमें एक्सपोर्ट ऐड कर देना, ठीक। तो मैंने आपको वैल्यू ऑफ एडेड के सारे कंपोनेंट बता दिए। लेकिन परचेज में क्या क्या हो सकता है सर? परचेज हो सकता है और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो सर इसमें भी ऐसे हो सकता है कि अगर लिखा हुआ है डोमेस्टिक परचेज, तो डोमेस्टिक परचेज का मतलब सर इसमें इंपोर्ट भी आपको अलग से ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपको वैल्यू एडेड के जितने भी मेथड्स बताए वो आपको समझ में आ गए। अब मुझे आगे जाने दो। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ना, जितनी भी बातें, सब ऐसी ही सेम 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 बातें हैं। अब कुछ बातें बस जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि आप जब वैल्यू एडेड से इतने सारे फॉर्मूले लगाते हो ना, इतने सारे फॉर्मूले से कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाते हो, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा GDP-MP। लेकिन 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 इस वैल्यू एडेड में इसको ना GDP-MP ना बोल के क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? GVP। अब कहोगे सर GVP क्या होता है? GVP क्या होता है? तो आप ऐसे देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो इसको GVP ना बोल के ये लोग कई बार GVA भी बोलते हैं, GVA-MP। डन। अब ये GVA-MP ही आपका GDP-MP है, याद रखोगे? डन सर। अब वही सोचो, इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा सर? बोलो, NVA-MP। तो यही सारी बात आपको ये नोट्स बताती है। अच्छा, बस आप ये वाला पॉइंट देख लो कि इसको कैलकुलेट करते समय किन किन चीज़ों को नहीं लेते बेटा। एडिशनल वैल्यू इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, आई मीन किन किन चीज़ों को लेते हैं? जैसे कि ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने प्रोडक्शन किया खुद ही कंज्यूम कर दिया तो वो यहाँ पे लेंगे।
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लेकिन सवाल है कि सर जो हमने खुद कंज्यूम किया और जो हमने बेचा दोनों में तो फर्क था, तो सर अपने लिए आप इम्प्यूटेड वैल्यू लेना, इम्प्यूटेड वैल्यू कि अगर आप उसको ना खाते बाहर बेच देते तो कितना मिलता। इम्प्यूटेड रेंट फॉर द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, यहाँ पे ना कैलकुलेशन करते समय अगर आप लोग रेंट ले रहे हो एक्सपेंसेस में, तो रेंट की जो कॉस्ट लोगे वो उतनी ही लोगे, अगर आप खुद का मकान यूज़ ना करते किसी और का मकान यूज़ करते तो आपको कितना रेंट पे करना पड़ता। चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री होती है। अब आगे चलने दो बेटा, आया इनकम मेथड। अब मैं इनकम मेथड को भी यहाँ को आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड 5 चीज़ों से बना हुआ है, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हमें लेना होता है बेटा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय हम जो उनको सैलरी या वेजेस वगैरह देते हैं, जिनको हम लोग सैलरी या वेजेस वगैरह देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक, दूसरा हम लोग लेते हैं बेटा यहाँ पे रेंट एंड रॉयल्टी इनकम मेथड में। तीसरा हम लोग लेते हैं बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट। चौथा हम लोग लेते हैं बेटा यहाँ पे प्रॉफिट। और लास्ट हम लोग लेते हैं मिक्स इनकम। अभी सबके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कुछ बातें अभी यहीं पे बता देता हूँ। जैसे प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जिसमें पहला है डिविडेंड, वो पैसा जो आपने बांट दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम भी बोलते हैं, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, आपने अपने पूरी इनकम पे जो टैक्स भरा। और तीसरा वो पैसा जो आपने बांटा नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, उसका नाम है बेटा रिटेन्ड अर्निंग। तो सर मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। डन। अब रहा यहाँ पे रेंट और इंटरेस्ट। अगर आप बोलोगे सर रेंट तो मेरा ही मकान था, इंटरेस्ट तो मेरा ही कैपिटल था, मैंने तो अपने कैपिटल से पैसा कमाया, तो यहाँ पे आप इसकी इम्प्यूटेड वैल्यूज़ वगैरह लेते हो। ठीक, अच्छा, जब मैं इन पाँचों को जोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5, पाँचों चीज़ों को जब मैं जोड़ दूंगा, तो पाँचों चीज़ों को जोड़ने के बाद जो मेरा आएगा वो आएगा, आएगा बोलो NDPFC। सर ऐसा क्यों? अब देखो इसके पीछे लॉजिक है, ये कहता है पांचों चीजें जुड़ी ना, यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं था, तो यहाँ पे जो आया सीधा का सीधा आपका आ जाता है डोमेस्टिक इनकम। क्या आ गया? सीधा का सीधा आपका आ गया डोमेस्टिक इनकम। और NDPFC डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है, और NNPFC नेशनल इनकम को बोला जाता है, नेशनल इनकम को बोला जाता है। ठीक, अच्छा, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या ऐड करना होता है बेटा? आपको पता है NFIA। डन, एक बार इसको देख लेते हैं चल के, कुछ कुछ बातें जो मैं आपको शायद बता पाऊँ। देखो, प्रोडक्शन इन्वॉल्व ऑल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन विच रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम दीज सर्विसेज। अच्छा, फैक्टर इनकम मेथड क्या है सर? फैक्टर इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड, ये इसके अलग अलग नाम है। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एज, अभी जो मैं आपको बताया, सम ऑफ फैक्टर इनकम पेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी पैसा कमाए, जैसे कंपनसेशन द एम्प्लॉई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। अब ये ना जो 3 चीज़ें मैंने आपको बोली ना, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको एक नाम दिया जा सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक सर, अब आगे जाने दो। अब इनकम इंक्लूडेड कौन सी करनी है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये आपके MCQ में आ सकती है, जैसे मैंने आपको पहला बताया ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सवाल है कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है सर? इसमें पहली चीज़ जो आ सकती है उसका नाम है वेजेस, सैलरी, बोनस, DNS अलाउंसेस, कमीशन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई पेंशन वगैरह नहीं आया। अच्छा, नॉन लेबर इनकम कौन कौन सी होती है बेटा? जैसे कि अगर आपको रेंट मिला, चाहे एक्चुअल हो इम्प्यूटेड हो, रॉयल्टी, इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्शन, लोन, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट अनइनकॉर्पोरेटेड गवर्नमेंट इंटरप्राइज। अच्छा, इनकम में ये चीज़ें नहीं लेनी बेटा, आपको याद रखना वो इनकम जो ट्रांसफर का शक्ल ले लेती है, जैसे कि पेंशन अगर आप रिटायर हो तब मिला है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट नहीं लेना, कंजप्शन लोन नहीं लेना, इंटर फर्म इंटरेस्ट नहीं लेना। मतलब अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट ये देख लो, बोला इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, अगर इंटरेस्ट हम पब्लिक से लेके पैसा दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का काम है, बोला वो वाला नहीं लेना, इंटरनली है। उसके बाद बोला कंजप्शन लोन, आपने लोन लिया और लोन लेके कुछ बना नहीं रहे हो, खाने के लिए लोन लिया हुआ है पैसा, तो हम आपको नहीं देंगे, इवन शादी का लोन भी इसमें नहीं कवर है बेटा। अच्छा, इंटर फर्म इंटरेस्ट, एक फर्म ने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेके उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, लेकिन इसकी साथ वाली फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने बोला भैया मैंने तो लोन लिया, तुम मेरे से पैसा ले लो, मैंने 10% पे लिया, तुम 12% पे ले लो, तो वो वाला इंटरेस्ट हम नहीं जोड़ेंगे। डन, आगे। कैपिटल गेन, विंडफॉल प्रॉफिट, ट्रांसफर इनकम, इनकम फ्रॉम सेकंड हैंड गुड्स एंड पेमेंट फ्रॉम पास्ट सेविंग, ये सब नहीं लेते, लेकिन हाँ इनके ऊपर अगर कोई ब्रोकरेज वगैरह है तो लेंगे। मिक्स इनकम इंक्लूडेड। मिक्स इनकम में कौन कौन सी इनकम होती है? देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सब्सिस्टेंस एंड कमोडिटी प्रोडक्शन सेक्टर। प्रॉफिट में कौन कौन सी चीजें होती है? मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और अर्निंग। बेटा अर्निंग ये है डिविडेंड वाला, डिविडेंड है बेटा। ठीक, अच्छा,
अब इंक्लूडिंग क्या क्या लेते हैं सर, कमीशन लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू लेते हैं, ओनर ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट इसको भी लेते हैं। चलो सर ये भी समझ में आया। अब लास्ट जाते हैं सर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मेरे साथ देख लो, इसके बाद पक्का पक्का आपका ये वाला खत्म होता है। चलो सर तीसरा देख लो, एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे दिखाता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड। चलो नालायक बच्चों अभी देखना, मैं आपको समझाता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड। सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में ना अपने को चार चीजें लेनी होती है बेटा। पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे बनाया स्टार, ये वाला इंपॉर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड द फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। ठीक, अब बच्चे ऐसे समझना कि मैं इन 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 चारों को ऐड कर दूंगा ना तो मेरा आंसर आता है जीडीपी एमपी। अब मैं आपको एक समरी के लिए बता देता हूँ कि जब हम लोग वैम्प मेथड को ऐड करते हैं ना तो उसमें आंसर आता है जीडीपी एमपी, अभी जो आपने देखा। लेकिन अगर हम लोग इनकम मेथड से जाते हैं ना तो आंसर आता है एनडीपी एफसी। लेकिन वापस अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड में जाता हूँ तो आंसर आ जाता है जीडीपी एमपी। डन। अब मैं हल्की सी चीजें चेंज करता हूँ बेटा, देखो अगर मैं यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर इसको जी को चेंज करके मैं इसकी जगह एन लिख दूंगा तो यहाँ पे भी जी चेंज होके क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो ना, सिंपल है। हाँ जी सर, तो बस इतना सा सिंपल चीज आपको समझना था। लेकिन 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 इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी दो चीजें जुड़ी हुई है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 3A और 3B। ठीक, 3A में क्या होता है, यहाँ पे लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वहां पे आ जाएगा बेटा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे मीन टाइम पे आज इस वीडियो में सब बता दूंगा। जैसे देखते हैं सर एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑल्सो नोन एज द इनकम डिस्पोजल अप्रोच। अब आपको याद रखना मैंने आपको एक नया नाम दे दिया, इनकम डिस्पोजल अप्रोच। वैसे भी बात है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपकी इनकम का डिस्पोजल ही तो होता है। कैलकुलेट नेशनल इनकम एज द एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी एमपी क्या होता है सर, सम ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड क्या क्या होता है, देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये लोग बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। इनका आ जाएगा जीडीपी एमपी, बोला था जीडीपी एमपी आ जाएगा। अब जीडीपी एमपी में आप ऐड कर दो क्या, एनएफआई, तो एनएफआई ऐड करके आप कहाँ जाओगे सर, बोलो ना सर, जी एनपी पे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे एन एनपी पे, और आपका आंसर ऑलरेडी एमपी में है तो इसमें से माइनस ऐड कर देंगे हम एनआईटी, तो हम सॉरी माइनस कर देंगे हम एनआईटी, नहीं हाँ माइनस कर देंगे एनआईटी, तो हम आ जाएंगे एफसी पे। ठीक, चलो सर वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बता दी। अब जरा सा एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे बोला कंसिस्टेंसी अक्रॉस मेथड क्या आता है। आइडियली ऑल मेथड, चाहे वो वैल्यू एडेड हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, शुड यील्ड द सेम नेशनल इनकम फिगर। हाँ जी, चाहे आप तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज करो आंसर तीनों से सेम आता है। अब बोला मेथड की सूटेबिलिटी देखते हैं, लेकिन अब जब तीनों मेथड से आंसर सेम आता है तो हम कोई सा भी मेथड लगा नहीं, आपको अपने मेथड की सूटेबिलिटी देखनी है कि कौन सी चीजें कहाँ पे लगानी है। आपको बोला कि आपको इनकम मेथड लगाना है सूटेड फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब इसको याद रखना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम मेथड सूटेड फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज विद वेल फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। अब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इनकम, अब इंडिया देख लो सर, इंडिया में तक ओनली एंड ओनली 5 से 8% की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। तो कहाँ से आप ये इनकम मेथड लगा पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके यहाँ की इनकम कितनी एग्जैक्टली। चलो उसके बाद बोला कि एक्सपेंडिचर मेथड इज इंक्रीजिंगली यूज्ड ड्यू टू द बेटर कमोडिटी फ्लो डेटा। अगर आपके यहाँ पे डेटा का फ्लो, मतलब कितना सामान बिकता है, कितना लोग खरीदते हैं, अगर इस चीज़ का डेटा अच्छा है, मतलब जीएसटी की फाइलिंग अगर आपके यहाँ पे अच्छी है तो आपके यहाँ पे एक्सपेंडिचर लगेगा। अब देखो कंट्रीज लाइक इंडिया यूज मल्टीपल मेथड, प्रोडक्शन मेथड फॉर एग्रीकल्चर, इनकम मेथड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर एंड एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब इंडिया तीनों मेथड को अलग अलग जगहों पे यूज करके तीनों की इनकम को कंबाइन करता है, मतलब सेक्टोरियल ये लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब अगला देखते हैं सर, द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया। अब ये ध्यान से देखना क्या है, थोड़ा सा अजीब है लेकिन देखो रीजनल अकाउंट्स का मतलब क्या है, प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ ट्रांजेक्शन इन रीजनल इकोनॉमी एडिंग रीजनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगला स्टेट इनकम या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है, मेजर्स द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट विद इन द गिवन पीरियड जनरली अ ईयर। पर कैपिटा स्टेट इनकम क्या होती है, देखो कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एनएसडीपी, एनएसडीपी क्या बोला बेटा, अभी ऊपर बोला ना, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। एक बार बताऊं या हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखो तो हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे स्टेट लेवल के एस्टिमेट्स क्या होते हैं? प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट इनकम यूनिट्स ऑफ द स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमीज एंड स्टैटिस्टिक्स with assistance from the Central Statistical Organization on methodology and conceptual issues. Supra-regional sector activities such as railway, communication, banking, insurance, and central government administration that span multiple states and cannot be directly assigned to a single state. देखो एक बार दोबारा से देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ये वाला। मैंने यहाँ पे सुपर रीजनल स्टेट्स में क्या बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक्टिविटीज जैसे कि रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन दैट स्पैन मल्टीपल स्टेट एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अ सिंगल स्टेट। अब कुछ ऐसी चीज जैसे रेलवे देखो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंच जाती, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, मतलब ये पूरी कंट्री को इन्होंने इंटरलिंक्ड किया हुआ। ठीक वैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के काम, तो इसको बोला कि हम इसको ना स्टेट को असाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स लग जाते, इसीलिए इसको बोला सुपर रीजनल सेक्टर। ठीक, डन। अगला देखो सर, estimation of super regional activities। अब इसको कौन करेगा? compiled for the entire economy and then allocated to the state based on the relevant indicator। अब आप देख लो अपने यहाँ पे ना मेट्रो, जैसे मेट्रो दिल्ली से निकल के यूपी में भी आती है, हरियाणा में भी जाती है, तो वहाँ क्या इसके लिए ना अब कोई दिल्ली स्टेट या फिर यूपी स्टेट कैलकुलेशन नहीं करेगी, एक अलग से बॉडी होगी, सुपर रीजनल सेक्टर को नाम दिया गया, और एक अलग से बॉडी इसको कैलकुलेट करेगी, उसके बाद इसके रेवेन्यू को तीनों सेक्टर्स में, सॉरी तीनों स्टेट्स में उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, उसके एरिया या उसके स्टेशन के हिसाब से या फिर किलोमीटर जितना मेट्रो ने कवर किया उसके हिसाब से बांट देगी। आगे चलते हैं। अब जीडीपी एंड वेलफेयर 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या जीडीपी और वेलफेयर इंटरलिंक्ड है। देखते हैं सर, देखो जीडीपी एज वेलफेयर इंडेक्स। जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ द वेलबींग। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके देश की जीडीपी बढ़ रही है, इज नॉट अ परफेक्ट मेजर कि आप ये बोलो कि आपके यहाँ का वेलफेयर भी होता है। इट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी बट मिसेस क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है सर। अगला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी पर कैपिटा फेल्स टू अकाउंट फॉर द इनकम इक्वालिटी, क्योंकि इसको तो जीडीपी से मतलब है, अगर अंबानी अडानी बहुत पैसा कमा रहे हैं तो इसमें जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या देश के हालात उतने अच्छे सुधर रहे हैं? मुझे नहीं पता, इस पर हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज विथ सेम जीडीपी पर कैपिटा में हैव द वास्ट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये कह रहे हैं कि मान लिया भारत की जीडीपी भी और एक दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में किसी का नाम नहीं लेते हैं, उसकी भी जीडीपी सेम है, लेकिन अब आप ऐसे देखो कि भारत के यहाँ पे लोगों की इनकम ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बोला, वहाँ पे वेलफेयर ज्यादा है, तो सिर्फ जीडीपी से आप कहीं का वेलफेयर कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जीडीपी डज नॉट कैप्चर टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल एडवांसमेंट दैट contribute to the growth in input. Hidden production. GDP exclude unreported and illegal economics like drugs, trade and gambling। अब ठीक बात है, क्योंकि ये तो इसको मानता ही नहीं ना, ये तो इसको मानता ही नहीं कि ये सब भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन ट्रेडिंग तो उसकी भी होती है, तो बोला ये उसको छुपा लेता है। अगला नॉन मार्केट प्रोडक्शन। जीडीपी ओवरलुक नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टू वेलबींग सच एज हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड अदर सोशल फैक्टर। इसको ना सिर्फ पैसों से मतलब है, सरकारी स्कूल में अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी स्कूल में जो टीचर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी इनकम और प्राइवेट स्कूल में देने वाली इनकम में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन ये लोग क्या है, क्योंकि वहाँ पे वेलबींग हो रहा है, हम वहाँ की इनकम को नहीं लेंगे, या फिर बहुत सारी की चीजें ये मेजर अपना लगाते हैं। लॉस ऑफ लेजर टाइम। इंक्रीज जीडीपी कैन रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्गर वर्किंग आवर्स नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द लेजर टाइम। अब ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है, लोग काम कर रहे हैं, और जीडीपी बढ़ाना और काम करेंगे, और जीडीपी बढ़ाना और काम करेंगे, तुमने तो लेजर को आराम को इसको इग्नोर ही कर दिया। इकोनॉमिक बैड्स। जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर द नेगेटिव इंपैक्ट सच एज क्राइम, पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजक्शन व्हिच रिड्यूस द ओवरऑल वेलबींग। कोई मतलब नहीं इसको वेलबींग से, कोई मतलब नहीं वेलबींग से। गाड़ियां बन रही है, जीडीपी बढ़ रही है, गाड़ियां बन रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारी गाड़ियां बनाने से पॉल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। कहता हमें क्या लेना देना, ठीक है, नहीं लेना देना, तो आगे चलते हैं। वॉलंटियर वर्क। जीडीपी एक्सक्लूड अनपेड वर्क। ठीक है भैया, कोई आदमी अगर सोशल सर्विसेज देता है क्योंकि उसने उसके लिए पैसे नहीं लिए, बोला हम उसको मानेंगे नहीं। लेजर, फेयरनेस, इक्वालिटी, सेम बात है, समझ रहे हो। एक्सटर्नलिटीज, ये वाला इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो। देखो जीडीपी डज नॉट इंक्लूड पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सच एज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सोशल इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसिंग वेलबींग। अब ये ना आपके 12th क्लास में बहुत डिटेल में था कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। सिंपल सिंपल सी इतनी बात, अगर कोई पॉजिटिव काम करता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, बट क्योंकि इसमें मॉनेटरी टर्म्स नहीं है, बोला हम नहीं लेंगे। अब इसका उल्टा हो गया, कोई गलत काम करता है लेकिन उसका जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहते हैं हम ले लेंगे, भले अगर उसको वो इन्वायरमेंट पोल्यूट कर भी रहा है तो करने दो। चलो सर, उसका मतलब डिफेंसिव स्पेंडिंग, हम जो बहुत सारे खर्चे अपने देश को बचाने के लिए कहते हैं वो भी। अगला सर देख लेते हैं जल्दी से। लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। अब ये कह रहे हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी कोई चैलेंज है सर? है ना, देखो पहला ये छोड़ देना बेटा, लैक ऑफ अग्रीड डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं। बोला देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग गुड, बोला डिफिकल्टी इन एक्यूरेटली
सेपरेटिंग फाइनल गुड्स फ्रॉम इंटरमीडिएट गुड। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, मैं अगर अपने घर में मिल्क लेके गया, मैं अपने घर में चाय बना के पी लूंगा, तो बोला कि सर ये फाइनल गुड है। लेकिन अगर कोई चाय वाला, नहीं मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, अगर कोई चाय वाला दूध लेके गया, वो चाय बना के बेचेगा, तो बोला कि उसको हम फाइनल गुड में लेंगे। आई मीन उसके दूध को नहीं लेंगे, उसके चाय को लेंगे, और क्योंकि प्रसेनजीत ने दूध कंज्यूम किया तो उसके दूध को लेंगे। लेकिन ये इतना एक्यूरेट है, बोले सर यहाँ ना एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है, कई बार इंटरमीडिएट गुड डबल काउंट हो जाता है, कई बार फाइनल गुड भी एक बार भी काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे डबल काउंटिंग की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगला, ट्रांसफर पेमेंट, इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफर पेमेंट इन द नेशनल इनकम। ड्यूरेबल गुड सर्विस, चैलेंजेस इन्वॉल्विंग द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ड्यूरेबल गुड। अब ड्यूरेबल गुड कौन सी सर्विसेज दे रही है, कितना लंबे समय के लिए दे रही है। देखो ना, गुड्स की कैटेगरी ना, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, और वहाँ पे एक सर्विसेज भी आती है। यदि कैलकुलेशन में दिक्कत है इसके, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। न्यू गुड वैल्यूएशन, प्रॉब्लम इन वैल्यूइंग द न्यू गुड एट कांस्टेंट प्राइस। गवर्नमेंट सर्विसेज, चैलेंजेस इन एक्यूरेटली वैल्यूइंग द गवर्नमेंट की सर्विसेज। गवर्नमेंट की सर्विसेज भी तो आती हैं, नहीं आती है। अगर गवर्नमेंट compete कर रही है प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो उसकी इनकम को भी यहाँ पे लेते हैं, लेकिन कैसे लें, कितना लें, और गवर्नमेंट कैसे क्लासीफाई होगी, बहुत दिक्कत है। डेटा एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस, पहला डेटा की इनएडिक्वेसी, डेटा है ही नहीं, हम तो बहुत सारी चीजें एस्टिमेट किए जा रहे हैं। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, भारत में बहुत सारे सेक्टर जो नॉन मोनेटाइज है, लेकिन काम वो मोनेटाइज सेक्टर से ज्यादा कर रहे हैं। सेल्फ कंजप्शन, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब तुमने तो कह दिया कि सेल्फ कंजप्शन, आपको मैंने पढ़ाया था कि वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग सेल्फ कंजप्शन को लेते हैं, लेकिन सर कैसे लेंगे, कितना लेंगे, और ये हमें पता कैसे चलेगा उसने कितना ग्रो किया। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत जैसे देश की। ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता कि कौन सा आदमी किस सेक्टर में काम कर रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल के कंजप्शन में जहाँ पे डेप्रिसिएशन का पार्ट इन्वॉल्व होता है, डेप्रिसिएशन आज भी भारत में लॉ के हिसाब से ही चलता है, एक्चुअल उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। लॉ ने बोल दिया 10% और हम लोग 10% लगाए जा रहे हैं। चलो सर, यहाँ पे आपका भी चैप्टर 6 का यूनिट 1 खत्म होता है। नाउ वी आर कमिंग टू यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 6, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी भी मोटिवेशन बनी रहेगी। चलो, थैंक यू।